हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरी यही दुआ है आप फिट रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाम क्या चैप्टर का? करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत आसान सा चैप्टर है। आप 10th में भी करंट के बारे में पढ़ चुके हैं 10th क्लास में, और थोड़ा सा ध्यान देना है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज़ कराऊंगा, हर टॉपिक कराऊंगा, डिटेल में कराऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, और कहीं आपने ज़्यादा ध्यान दे दिया तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कोई एक आपने सुना होगा, एक जोर का झटका धीरे से लगा, कोई झटका उटका नहीं लगने वाला। बहुत आसान चैप्टर है ये। मैं समझना कि बता रहे कि सर क्या करें, जोर का झटका धीरे से दे रहे, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान चैप्टर, बिल्कुल इजी है। अपने आप को आइंस्टाइन, न्यूटन, पास्कल, कितने साइंटिस्ट, आर्किमिडीज, किसी से भी कम नहीं समझना, कम किसी से नहीं समझना है। बस क्या सोचना है, आई एम द बेस्ट। मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ आई एम द बेस्ट, आपको सोचना है आई एम द बेस्ट, आई कैन, आई विल। बस यही सोच जो है ना, वो आपसे काम कराएगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? कर सकते हो, हर डेरिवेशन करोगे, हर डेरिवेशन सब याद रहेंगे, सबको घोट डालोगे, सबको पी जाओगे, खा जाओगे। पेपर मत खाने लगना, समझ गए? कोई खा मत जाना डेरिवेशन लिखा हुआ, वरना घर वाले कहेंगे किसका लेक्चर देख रहे थे। जब से इनका लेक्चर देखने लगा है तब से पता चला पेपर ही खाने लगा। उसकी बात नहीं कर रहा, खा जाओगे, पी जाओगे, मतलब अच्छे से कर लेना है। समझ में आया, नहीं आया? इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना है कि वो हर समय दिमाग में, अब मुँह से बोल रहे तो वही निकल रहा है, फॉर्मूला निकल रहा है, मुँह से बोल रहे कुछ, फार्मूला निकल रहा है। बात समझ में आया? ऐसा करना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। परफेक्ट हो जाओ, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस भैया करना पड़ेगा। बात समझ आया? टेंशन कतई नहीं लेना है। जितना मैं आपको कराता हूँ, आपको उसको रिवाइज करता हूँ। रिवाइज सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको लिख के देखना। अगर आपने लिख के नहीं देखा तो नहीं हो पाएगा। पढ़ने से लगता है याद हो गया, जब लिखने बैठते तो उसमें स्टेप मिस होना स्टार्ट हो जाते। इसीलिए लिख के प्रैक्टिस करना। बात समझा? लिख के प्रैक्टिस। तो अब स्टार्ट करते चैप्टर। बिल्कुल आसान सा चैप्टर, कुछ नहीं है। आपके सामने कहाँ टिकेगा चैप्टर? देखो, फर्स्ट यूनिट जो थी उसमें 2 चैप्टर थे। जैसे मेरा पहला ये लेक्चर है 3rd चैप्टर का, तो इसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताऊंगा। इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन। बेसिक थोड़ा चैप्टर के बारे में जो स्टार्ट हो रहा है, टॉपिक के बारे में, वही चलेगा। नेक्स्ट में आपका चलेगा डेरिवेशन तेजी से। तो फर्स्ट है लेक्चर। तो इसमें अभी देखें, जो मैंने बताया अभी फर्स्ट यूनिट था, उसमें 2 चैप्टर थे। फर्स्ट यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो डेफिनेशन क्या थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थी द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। यानी कि फर्स्ट यूनिट में जो 2 चैप्टर आपने जहां भी चार्ज के बारे में पढ़ा, वहां चार्ज रेस्ट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, चार्ज रेस्ट में है, पोटेंशियल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब चार्ज रेस्ट में बात कर रहे थे। सेकेंड यूनिट स्टार्ट हुई, इसमें एक चैप्टर है और उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। मैं आपको बोलूंगा, हर डेफिनेशन बोलूंगा, अगर आप चाहो तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं एज यू विश। द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर आप जो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज मोशन में हो। ये तो हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन। अब बात आती इलेक्ट्रिक करंट की। अब बात आ रही इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, आप लिखो, फिर मैं उसका फॉर्मूला, उसका थोड़ा सा डिटेल बताऊँ। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लिख लिया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्या है,
I इक्वल्स टू, आई करंट के लिए सिंबल यूज होता है, कैपिटल आई यूज करना है, डी क्यू ओवर डी टी, डी क्यू ओवर डी टी। डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज किसी वायर में डी टी टाइम में फ्लो करता है, डी टी स्मॉल टाइम, डी क्यू स्मॉल अमाउंट में चार्ज है। तो चार्ज अपॉन टाइम का जो रेशियो हुआ वो किसके बराबर हो गया, करंट के बराबर हो गया। अब चार्ज की यूनिट होती है कूलम और टाइम की सेकेंड, तो क्या आ गया, कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। एक तो ये यूनिट हो गई, और दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, और इसकी दूसरी यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर। एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों ही यूनिट कूलम पर सेकेंड या एम्पियर, दोनों ही इस इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट है। अब क्या होता है, कहीं कहीं पर ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होता है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। यूनिट इसकी भी सेम ही रहना है, ये एम्पियर या कूलम पर सेकेंड। अब बात ये आ रही भाई, ये भी करंट का फॉर्मूला है, ये भी करंट का फॉर्मूला है, तो डिफरेंस क्या, क्या डिफरेंस? देखो डिफरेंस आपको मैं एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आपको बताता हूं कि जब करंट कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यूनिफॉर्म, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा होगा, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आप देखना आगे जब आपके टॉपिक आएंगे, जैसा मैं बता रहा हूं उस चीज को आप जब आप पढ़ोगे तो आप देखना कि बात क्या बताई गई थी आपको। और अगर जब करंट वेरिएबल होगा, करंट में चेंज आ रहा होगा, करंट की वैल्यू कम ज़्यादा ऐसा हो रहा होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बात आती है कि भाई कौन सा करंट कांस्टेंट होता है, कौन सा वेरिएबल होता है। तो डीसी करंट, जिसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं, वो करंट कांस्टेंट करंट की कैटेगरी में आता है। मतलब बैटरी या सेल जो करंट देता है वो डीसी करंट कहलाता है, वो कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर आपको एक सेल जो है आप लेके आए, वो आपको 2 एम्पियर करंट दे रहा है, तो वो कांस्टेंटली आपको 2 एम्पियर देता रहेगा, जब तक देगा 2 एम्पियर, और लास्ट में जब उसकी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तब वो 2 एम्पियर से कम होते होते वो फाइनली जीरो हो जाएगा। उस पार्ट की बात नहीं कर रहे। मान लिया आपको किसी सेल ने 5 घंटे करंट दिया, तो 5 घंटे तक तो वो आपको 2 एम्पियर देता रहा। उसके बाद जब उसकी एनर्जी लास्ट में एंड होने का नंबर आ जाएगा, तो फिर वो 2 एम्पियर से करंट कम देते 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 फाइनली जीरो हो जाएगा। तो लेकिन क्या हुआ, जितने घंटे दिया उसने तो 2 एम्पियर दिया आपको करंट, तो उसकी बात है। तो बैटरी या सेल जो है वो सोर्स है डीसी करंट का, डायरेक्ट करंट का या कांस्टेंट करंट। और जो आपके घर में लाइट आती है, हाउस होल्ड सप्लाई, आपके घर के बाहर जो तार लगे हुए हैं, घर के आसपास जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है, उससे जो आपके घर में लाइट आ रही है, दैट इज एसी, जिसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आप देखोगे जब डीसी करंट की बात होगी तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, और अधिकतर जब एसी करंट की बात होगी तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कंडीशन आएगी, समझ में आएगा। ये वेरिएबल करंट के लिए हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट करंट के लिए। बात समझ में आए। अब अगर एक छोटा सा है, अब एसी करंट क्या होता है, कैसे वो फ्लो करता है, इसकी बहुत सारी डिटेल आपका एसी चैप्टर आएगा, तो उसमें हम डिटेल इसकी देखेंगे एसी की। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे एसी की। बात समझ में आ रहा है आपको? इतना समझना है, 2 टाइप का करंट, एसी और डीसी। एसी जो होता है वो वेरिएबल करंट कहलाता है, और डीसी डायरेक्ट करंट या कांस्टेंट करंट कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा देखते चलेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने बता दिया, थोड़ा सा मैं अभी दोनों के बारे में बताऊंगा, लेकिन जब डिटेल की बात कर रहे हैं तो हम एसी के डिटेल एसी के चैप्टर में आप पढ़ेंगे। वहां मैं आपको बताऊंगा कि ये करंट कैसे चलता है, इसकी इक्वेशन कैसे होती है, क्या कंडीशन होती है, क्यों ऐसा ग्राफ बनाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सबके एक एक करके मैं आपको आंसर बताऊंगा। अभी आपको ये देखना है कि बात कर रहे हैं अगर एसी की, तो हमने क्या किया, इस तरीके से ये हमने एक लाइन बनाया, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और वर्टिकल एक्सिस जो है करंट को ऊपर प्लस में करंट लिखेंगे और नीचे माइनस में करंट लिखते हैं। और यहाँ पर करंट आपको समझने को, ओरिजिन है तो यहाँ पर करंट कितना हो जाएगा, I = 0, यहाँ पे करंट 0। तो ये करंट इस तरीके से चलता है, एसी करंट ऐसे चलता है। बात समझ में आया?
इस तरीके से। तो मैंने ऐसे ही बताया कि ये इस तरीके से क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसी इसकी क्वेश्चन होगी। बहुत सारे क्वेश्चन एसी के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करना है क्योंकि अभी यहाँ पर हमारा एसी नहीं है। यहाँ पर जो भी चैप्टर में मिलेगा वो आपको अधिकतर डीसी मिलेगा, तो इसलिए सिर्फ डीसी तक रखेंगे। दोनों की बात कर लिया, लेकिन डीसी की बात करेंगे, बाकी आगे कर देंगे, एसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एसी का ग्राफ हो जाता है, तो उसकी वैल्यू कम ज़्यादा अगर देखो यहाँ पर जीरो होती है, बढ़ने लगती मैक्सिमम, फिर कम होते होते जीरो, फिर दूसरे डायरेक्शन में बढ़ती है और फिर जीरो। इस तरीके से मतलब कहने का ये एसी वेरिएबल है, इन शॉर्ट एसी वेरिएबल, उसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें डीसी की, तो डीसी में हम किस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और वर्टिकल लाइन करंट को रिप्रेजेंट कर रही है ये, और इस तरीके से एक सीधी लाइन बना दिया पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ये बता रही है कि टाइम बढ़ता जा रहा है और करंट की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है। ये आपका डीसी के लिए हो गया, ये आपका एसी के लिए ग्राफ हो गया। इतना समझ में आया, एसी और डीसी हो गए। अब ये ऐसा इसलिए हो गया, देखो इस पॉइंट पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे करंट, वर्टिकल लाइन करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर मान लिया 1 एम्पियर करंट, यहाँ पर 2 एम्पियर, यहाँ पर 3, और मान लिया इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 मान लिया, यहाँ पर 3 एम्पियर, इधर पर 3 एम्पियर। तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, इस तरीके से 4 एम्पियर। तो यहाँ देखोगे तो करंट कितना होगा, 3 एम्पियर टाइम मान लो जो भी है T1। आगे चले यहाँ पे करंट देखा 3 एम्पियर टाइम T2। आगे चले तो करंट 3 एम्पियर टाइम T3। तो क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, टाइम T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड T3 इज ग्रेटर देन T2। तो टाइम बढ़ता जा रहा है बट करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, जिसकी वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, दैट इज डायरेक्ट करंट, वो डीसी करंट कहलाता है। बात समझ में आ गई, ये आपका डीसी करंट हो गया। अब क्या होता है, इसमें थोड़ा और बेसिक चीज समझना है कि करंट, जैसे मान लिया ये हमने कंडक्टर ले लिया, ये आपने एक कंडक्टर ले लिया, ये एक्चुअल में कोई वायर का पीस है, ऐसा मत समझना आपकी ये सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर जैसा, क्योंकि वायर जनरली अगर हम देखें कोई भी वायर तो वो सिलेंड्रिकल ही शेप का होता है जनरली। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई दूसरा शेप नहीं हो सकता, उसमें हो सकता है, लेकिन बट जनरली वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। तो यहाँ पर हमने इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पर हमने पॉइंट लिख दिया ए और इसको लिख दिया हमने बी, ठीक है। अब क्या होता है, आप अब कंडक्टर किसे बोलते हैं, जिससे करंट पास हो जाता है, जो करंट को कंडक्ट कर देता है, करंट को पास करता है, उसे बोलते हैं कंडक्टर। कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब कंडक्टर है। लेकिन वायर के पर्पज से अगर हम बात करें तो दो ही मटेरियल के हम ज़्यादातर वायर यूज़ करते हैं, कॉपर एंड एल्युमिनियम, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर भी गुड कंडक्टर हैं बट वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई सोने का तार कौन लगवाएगा अपने घर में, सोने का, सोने चांदी का, सोने का पहले तो पॉसिबल नहीं है इतना, ठीक है, कितना महंगा पड़ेगा उसको, कौन लगवाएगा। तो वही चीज़ है कि कॉपर का, एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, कॉपर एल्युमिनियम। अब क्या हो गया कि ये कंडक्टर हो गए, तो कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही वो कंडक्टर करंट को पास करता है। तो क्या होता है, वही चीज देखना है। अभी तक तो सिर्फ ये पढ़ा आपने कि कंडक्टर होता है जो करंट को पास करता है, अब उसकी थोड़ा इंटरनल समझना है कि इंटरनली किस तरीके से क्या होता है, उसमें हम बैटरी लगाते हैं तो क्या होता है। तो देखो क्या होता है बच्चों कि आपने कंडक्टर लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन, ये ई इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ही आपने इस बैटरी को इस कंडक्टर से कनेक्ट किया, ये बैटरी इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगी इस तरीके से। बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ प्रोड्यूस हो जाएगी, और जब ये ए से बी की तरफ प्रोड्यूस हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, आपको पता है अगर आप ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो, एक एक चीज बता रहा हूँ डिटेल से, देखो बिल्कुल ध्यान देना, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ रही है, किसी पॉजिटिव चार्ज से, यही तो बोलते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज से आ रही है तो अगर इसके पास भी अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उस पर धक्का कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, यानी प्लस प्लस को धक्का देगा, और माइनस में किस डायरेक्शन में धक्का लगेगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा,
ठीक है, तो वही ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो गया तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, तो ये इधर जाने लगेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जाने लगेगा। अब क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा समझना, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अगर ऐसा किसी ने सर्किट लिया, एक कंडक्टर ए बी ले लिया, उससे बैटरी लगा दी, तो हम लोग बोलते हैं करंट तो ए से बी की तरफ जा रहा है। हम क्या बोलते हैं, करंट जो आई है वो तो ए से बी की तरफ जा रहा है। अब अगर डेफिनेशन देखो ना, तो डेफिनेशन क्या बोले, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि चार्ज के फ्लो को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब भाई चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, तो चार्ज तो बी से ए की तरफ जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वही चार्ज पार्टिकल है, वो तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं, तो बी से ए की तरफ जा रहे हैं, चार्ज बी से ए की तरफ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी तो हमें बी से ए की तरफ बताना चाहिए, लेकिन हम तो नहीं बता रहे बी से ए की तरफ, हम तो बोल रहे करंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ जा रहा है। अब चलो ठीक है, ये ने मान लिया, तो कहा कुछ और जा रहा है ए से बी की तरफ, तो कहा कुछ भी नहीं जा रहा है, ये क्या चक्कर है यार, कुछ जा ही नहीं रहा है ए से बी की तरफ, तो क्यों बोल रहे हैं कि करंट ए से बी की तरफ जा रहा है। क्वेश्चन है नहीं है, कुछ नहीं जा रहा इसमें ए से बी की तरफ, ठीक है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूर डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जा रहा बी से ए की तरफ। इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेशन भी करंट की हुई, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो भैया बी से ए की तरफ बताना चाहिए। तो उसका आंसर आप समझे, इलेक्ट्रॉन जो है बी से ए की तरफ जो जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के बी से ए की तरफ जाने की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से। यानी कि अगर आपसे इसमें कोई बोले कि भाई इसमें बताओ इस सर्किट में डायग्राम में इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे भाई इस सर्किट में इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन बी से ए की तरफ है। किस तरफ है, बी से ए की तरफ, यानी कि ये आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट बी से ए की तरफ। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं भैया ये कौन सा करंट है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ये बोल रहे हैं ये है आपका कन्वेंशनल करंट। ये आपका हो गया कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन के इधर जाने की वजह से जो करंट हुआ वो हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट, बात समझ में आया। अब बात समझ, दो करंट की बात मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ जा रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो करंट की बात कर रहे हैं उसका डायरेक्शन बी से ए की तरफ। और कन्वेंशनल करंट क्या हो गया, ए से बी की तरफ। अब ये क्या हुआ कन्वेंशनल करंट, इसका मीनिंग समझ। देखो कन्वेंशनल मतलब होता है परंपरागत। परंपरागत का मीनिंग क्या हुआ, देखो हमने आपने पढ़ा, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 9th में 10th में 11th में, हवा कोई गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, हीट हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जाती है। अगर किसी पाइप में पानी ऐसे भर दिया, ये ओपन पाइप है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, इस तरफ से खुला इस तरफ, अगर मैंने ऐसे करा थोड़ा सा तो पानी गिरेगा नीचे। क्यों, अब इस एंड की हाइट ज़्यादा हो गई, ऐसे करने पर पहले पानी भरा था, इस एंड की यानी कि इसको ए मान लिया, इसको बी, ए की हाइट अर्थ सरफेस से बी की हाइट अर्थ सरफेस से बराबर, पानी भरा है, थोड़ा रहेगा, ओपन रहेगा तो थोड़ा ही सा रहेगा क्योंकि इधर से खुला इधर से। लेकिन जैसे ही आपने ऐसे करा पानी गिर गया। क्यों, इस एंड की हाइट ज़्यादा हो गई, इस एंड की हाइट कम, यानी कि इस ए एंड की हाइट ज़्यादा होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, बी एंड की हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम। हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ पानी चला जाए। होता ही, आप ऐसे करें, पानी अपने हाथ में लो, ऐसे कर दो तो गिरता क्यों गिरता है, इस एंड की हाइट ज़्यादा हो गई, इस एंड की कम हो गई, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम, यहाँ ज़्यादा। तो हर चीज़ हाई से लो की तरफ जाती। ये क्या है, ये परंपरा ही मान के चले। मतलब हमने हर चीज़ देखा भाई, हमने थोड़ी कुछ करा उसमें भाई, देखा जहाँ एयर का प्रेशर ज़्यादा है वो अपने आप चली जा रही है कम प्रेशर की तरफ, उसमें हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। हीट जहाँ पर ज़्यादा है उससे कम की तरफ चली जा रही है, हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं, जहाँ ज़्यादा होगी उससे कम चली। तो हमने कहा ये परंपरा है, ठीक है, गुरुकुल की परंपरा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, परंपरा है।
अब ये परंपरा हुई तो कहा कि भाई, इसलिए कहा कि भैया पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज़्यादा मानते, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कम मानते, तो कहा करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ मान लो, यानी कि हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मान लो। कहा मान लो करंट का डायरेक्शन। कहा ठीक है। तो जब हमने ये माना कि इलेक्ट्रॉन तो बी से ए की तरफ जा रहा है, वो तो पक्का है, वो तो जा ही रहा है, तो हमने मान लिया उसकी वजह से जो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा, करंट हो रहा है, तो कहा उसका डायरेक्शन हम परंपरा के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। परंपरा क्या है? हाई से लो की तरफ जाने की। तो हमने कहा कि भाई करंट का डायरेक्शन ए से बी की तरफ मान लेते हैं। तो ए से बी की तरफ गया कुछ नहीं, हमने मान लिया, तो इसीलिए इस करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। बात समझ में आ गई? अब क्या होता है, आपने बुक देखा, आपको पढ़ा दिया इस तरीके से, आपने बताया, तो वहां पर बुक में क्या होता है, यहां पर ऐसे प्लस लिखा होता है, प्लस, और इसका डायरेक्शन ऐसे लिखा होता है। जैसे अभी यही सेम बात कर रहा हूं मैं, इसी की डायग्राम की बात कर रहा हूं, ऐसे बना हुआ है, तो ये बना हुआ, अब इस पर लिख दिया होता है ये कन्वेंशनल करंट, ठीक है। और यहां पर मान लो इलेक्ट्रॉन बना है, तो इस पर लिख दिया ये इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब डाउट क्या आता है बच्चों को, लगता है अरे ये प्लस चार्ज, तो कहीं ऐसा तो नहीं है ये ए से बी की तरफ प्लस चार्ज जा रहा हो, प्लस चार्ज जा रहा हो, सर ने तो बताया ही नहीं हो हमें, सर ने तो ये बोल दिया बस कन्वेंशनल करंट, बुक में देख लिया प्लस प्लस, अरे ए से बी की तरफ एरो बना था, जा रहा होगा, नहीं। उनका मीनिंग ये है वो बताने का कि अगर ये पॉजिटिव आयन मूव करता, अगर करता या कर सकता होता, तो ये ए से बी की तरफ जाता, अगर वो फ्री होता, लेकिन जाता नहीं है। मतलब अगर जा सकता होता तो किधर जाता है, इस तरफ, इसीलिए ऐसा डायग्राम बना। बात समझ में आ रही है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप खुद सोचो, सॉलिड मटेरियल कॉपर या एल्युमिनियम, कॉपर या एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, दो इलेक्ट्रॉन चले गए जो लास्ट ऑर्बिट में है, वो कंडक्टिविटी दिखा रहे हैं, उसकी वजह से वो मटेरियल कंडक्टिविटी दिखा रहा है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गया और जो बचा एटम अब वो बन गया आयन, अगर वो भी अपनी जगह से मूव कर गया, तो उस कॉपर का फिक्स्ड शेप ही कब रहेगा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस की जो डेफिनेशन 9th क्लास में आपने पढ़ी, क्या पढ़ा? सॉलिड हैव डेफिनेट शेप। क्यों होता है? क्योंकि उसके एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि सॉलिड मटेरियल में जो पॉजिटिव आयन है वो मूव नहीं करेगा, मतलब कंडक्टर में पॉजिटिव आयन मूव नहीं करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। बात समझ में आया ये? तो आपको समझ में आया होगा कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब आप समझिए करंट क्या है भाई? करंट जो है बेटा स्केलर क्वांटिटी है। करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। करंट में अब आप सोच रहे हो भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो वो तो वेक्टर होना चाहिए। अगर आपने वेक्टर की डेफिनेशन 11th क्लास में ध्यान से पढ़ी होगी तो उसमें दे रखा था, एक क्वेश्चन भी बच्चों से पूछा जाता है कि अगर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो क्या जरूरी है वो वेक्टर है? नहीं, जरूरी नहीं। वेक्टर क्वांटिटी तभी बोलेंगे जब उसमें मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और डायरेक्शन और तीसरा वेक्टर लॉ को भी फॉलो करती हो, तब बोलेंगे वेक्टर लॉ। याद आया 11th का? ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, उन्हीं लॉ की बात कर। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना मस्ट है। मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि जैसे करंट है कितना है एम्पियर में, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, 5, 10, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड कहते हैं। दूसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन भी होता करंट, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। बस आप इतना ध्यान रखें, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि यहाँ प्रूव करने के लिए आता नहीं है कि कैसे वेक्टर लॉ को वैसे में करवाया जा सकता है, लेकिन इतना आप ध्यान रखना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है बट वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता, इसीलिए करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो इसीलिए अब इतना डिस्टेंस फोकस क्यों करें, तो समझ लेना करंट के ऊपर कभी भी ऐसा एरो नहीं लगेगा, वेक्टर का साइन नहीं लगा होगा, क्योंकि जब वो वेक्टर है ही नहीं,
तो वेक्टर का साइन यानी कि एरो जिस पर लग जाता हम उसे क्या बोलते कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ आया नहीं है? वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, समझा? तो आई पर कभी भी वेक्टर का साइन नहीं लगा होगा क्योंकि आई स्केलर क्वांटिटी है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे ओम्स लॉ की। ठीक, ओम्स लॉ आपने 10th में ही पढ़ा होगा, बहुत आसान है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ ये कहता है, अब आप डेफिनेशन में बता दो, डेफिनेशन में बोल दूंगा उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आप चाहें तो आप नोट कर सकते हो उसे। देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हेन द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन द फिजिकल कंडीशन में दो फिजिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर लिख लेना फिजिकल कंडीशन के आगे, दैट इज करके आई ई लगा के, मैं जैसे बोल रहा हूं आई लगा के यहां पर लिख लेना टेम्परेचर, यहां पर ऐसे टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों को लिख, टेम्परेचर एंड प्रेशर। आप, मैं तो शॉर्ट में लिखा, आप पूरा लिखेंगे। ठीक, तो लिखना अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हेन द फिजिकल कंडीशन that is temperature and pressure remains constant, current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference. V is directly proportional to I. अब देखो क्या है, जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे वोल्टेज कम होगा करंट कम होगा। देखो कैसे, आप एक 10 वोल्ट की बैटरी लाए तो वोल्टेज तो फिक्स हो गए, वो बैटरी फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि फिक्स्ड मैंने बोल दिया तो ऐसे ही, न्यूमेरिकल वैल्यू में फॉर एग्जांपल का मतलब होता है उसमें चेंज हो सकता है जब बता रहा हूँ। तो 10 वोल्ट की बैटरी लाए तो वो 5 एम्पियर करंट दे रही, तो आप 20 वोल्ट की बैटरी लाए तो वो 10 एम्पियर देने लगी। ऐसे ही आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ता जाएगा। तो वही ओम्स लॉ ने कहा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ता जाएगा। और उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाते तो ये कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट क्या हो गया यहाँ पर R, तो R क्या हो गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो V इक्वल्स टू आर आई, तो उसको हम क्या लिखते हैं, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, आर आई लिखा आई आर बात एक ही लिखी, ऐसा ज़्यादा लिखा हुआ मिलता है आई पहले होता है आर बाद में, तो वैसे लिख दिया V इक्वल्स टू आई आर। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया आपका V अपॉन आई, R क्या हो गया आपका V अपॉन आई। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। अब इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से अगर हम यूनिट की बात करें तो ऊपर क्या पोटेंशियल तो हो गया वोल्ट, नीचे करंट है तो एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर यूनिट हो गई किसकी, रेजिस्टेंस की। अब एक चीज समझना, देखो अभी रेजिस्टेंस में डिस्कस करूंगा मैं, इसकी यूनिट हो गई तो, और ये ऐसा यूनिट हो गई, और दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, और हो जाएगी ओम। ओम समझ गए, ओम ओम, ठीक है, ओम। तो ये ओम ऐसा हो गया, ऐसे सिंबल ऐसा बन गया, लिख दिया ऐसे, वैसे ऐसे ही ज़्यादा यूज़ कर लेते, सिंबल ही लिखना। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर एम्पियर या ओम। तो देखो एक चीज, अब रेजिस्टेंस होती क्या है, देखो कोई वो डिवाइस जिससे हम करंट पास करें और वो करंट को कम कर दें, यानी कि ऐसा हमने देखा, उसका सिंबल ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस का हमारा सिंबल हो गया। बात समझ आया, ये ए पॉइंट हो गया रेजिस्टेंस का, ये बी पॉइंट हो गया। तो अगर हमने यहाँ पर ए पॉइंट पर कुछ करंट दिया जैसे 10 एम्पियर 10 एम्पियर करंट दिया, तो बी पॉइंट पर जो करंट आपको मिलेगा वो मिलेगा लेस देन 10 एम्पियर। अब कितना भी हो सकता है, वो इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा कितना, लेकिन जितना इधर होगा उससे कम दूसरे एंड पर मिलेगा। इसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना ये ज्यादा करंट को कम करेगा, इसकी वैल्यू जितना कम होगी उतना कम करंट को कम करेगा। बात समझे, जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा आप रोड पे जा रहे होते तो स्पीड ब्रेकर रहता आगे,
तो आप देखना कभी अगर स्पीड ब्रेकर के पास में कोई साइन बोर्ड लगा है, अगर लगा है तो की बात कर रहा हूँ, कोई जरूरी थोड़ी हर जगह लगा ही हो, ठीक है। तो अगर कोई साइन बोर्ड लगा है तो वहां पर लिखा होता है स्पीड ब्रेकर अहेड लिखा होता है और ऐसा बना होता, ऐसा साइन बना होता। अब आप जा रहे हो 80 की स्पीड पे, अब तो तेज चलाओगे, धीरे तो चलाओगे नहीं, मुझे लगता नहीं है धीरे चलाओगे आप लोग, ठीक है। बच्चे जो चलाते हैं तो बस वो तो समझते रॉकेट बनाते हैं बाइक को, लेकिन धीरे चलाया करो, समझ गए। पहली बात तो आप लोग गाड़ी मत चलाया, अभी 18 साल के हुए नहीं तो गाड़ी नहीं चलाना, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलाना, गवर्नमेंट के रूल के। बाई चांस कभी कोई ऐसी इमरजेंसी आए तो किसी को दूसरे को लेना, गाड़ी नहीं चलाना, जब लाइसेंस मिलेगा तब चलाना गाड़ी। और जब आप लाइसेंस मिलने के बाद गाड़ी चलाएंगे तब हेलमेट पहन के चलाना, हेलमेट जरूर पहना, ठीक है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस, हमेशा हेलमेट पहन के चलाना। इतनी गर्मी लगे, ये नहीं गर्मी लग रही है यार अच्छा नहीं लग, बाल नहीं उड़ रहे हैं, ठीक है, शाहरुख जैसे बाल नहीं लग रहे ना, हेलमेट पहन के चलाना, जब भी चलाओगे हेलमेट पहन के चलाना। तो देखो अब आप चला रहे हो 80 की स्पीड पे, चला रहे नहीं 80 की स्पीड पे जा रहे हो, आपने देखा स्पीड ब्रेकर। अब स्पीड ब्रेकर में क्या है, अगर स्पीड ब्रेकर छोटा सा बना है तो आप स्पीड कम, थोड़ी सी कम करोगे निकल जाओगे। अब पता चला बहुत भयंकर तरीके से स्पीड ब्रेकर बना है, बहुत तगड़ा वाला, कई होते हैं ना स्पीड ब्रेकर बहुत ऐसे, तो आपको स्पीड ज़्यादा कम करनी पड़ेगी। वही है इसमें, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा तो ज़्यादा करंट कम हो जाएगा। आप यहाँ 60 की स्पीड चल रहे हैं, पता लगा बहुत भयानक तरीके से स्पीड ब्रेकर बना रखा है, तो निकल गए, दिमाग खराब, बोले क्या यार इतना ऐसा बनाते हैं। तो क्या हुआ, पता लगा 60 से पहुँच गए 10 पे, और उन्होंने बना दिया थोड़ा सा, तो बस 60 की स्पीड से जा रहे थे तो पता चला बस 55 ही हुई, निकल गए खड़ाक से, ऐसा बस समझे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस, तो जो डिवाइस, मान लो हमारे पास ऐसा डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को कम, जो करंट को कम करेगा तो उसे हम बोलेंगे रजिस्टर। ये डिवाइस को क्या बोले, रजिस्टर। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये करंट को कम करता है, करंट को रजिस्ट करता है। तो रेजिस्टेंस जो है रजिस्टर की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी की, वो करंट को कम करता है। तो बात समझा, रजिस्टर डिवाइस को बोलते हैं और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है कि जो उसका काम क्या है रजिस्टर का, कि करंट को कम करना। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं तो हम डिवाइस को बोलते हैं ये रेजिस्टेंस दे रखी है, एक रजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंशिएट थोड़ा काम करते बोल देते हैं। लेकिन आप समझना, जब डिफरेंस की बात आती है तब आपको वो क्लियर होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम रजिस्टर को बोलते हैं एक ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू इतनी दे दिया, तो हम बोलते ही नहीं कि ये रजिस्टर है या रेजिस्टेंस है, प्रॉपर्टी उस टाइम थोड़ी डिस्कस करते हैं, उस टाइम रेजिस्टेंस ही बोल देते हैं। तो ये अब क्या होता है, रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस तरीके से एक डायग्राम बना होता है, एक एरो बना होता है, तीर तो बहुत देखा होगा, ऐसे रेजिस्टेंस बनी हुई है और तीर है, दूसरा भी देखा होगा कहीं बनाते हैं कुछ, उसमें तीर घुसड़ देते, वो तीर नहीं, समझना बात। तो जब भी कभी रजिस्ट ऐसा किसी डिवाइस में, ये इससे मतलब नहीं, मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ, ऐसा बना है उसमें तीर बना दे, ये बैटरी या सेल का सिंबल, दिस वन इज द सिंबल ऑफ बैटरी। अब ऐसे बना बैटरी और भैया काट दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ अब ये बैटरी वेरिएबल हो गई, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, मतलब इससे आप वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसी रेजिस्टेंस इसमें एरो लगा दिया, इसका मतलब इसकी वैल्यू को अब आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसे कैपेसिटर पढ़ा ना सेकंड चैप्टर में, दिस वन इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, तो इसको एरो से ऐसे कर दिया, एरो लगा दिया, तो इसका मतलब वेरिएबल कैपेसिटर। कैसा कैपेसिटर होगा, वेरिएबल, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती। तो इसी तरीके से रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती जब एरो लगे, और ऐसे तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस रहे। इतनी बात आई समझ में, तो ये फिक्स्ड है। तो ये बात हम कर रहे थे रजिस्टेंस की और रजिस्टर की बात कर रहे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और समझना, अब हम इस की बात कर रहे हैं, अब आता है डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन करने का, तो देखो 1 ओम का मैंने आपको बेसिक तरीका बताया, आपको बेसिक याद रखना, तो बहुत सारी चीजें कितना रटोगे यार, समझना है। तो क्या हो गया, R = V/I है ना, अगर वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाए, करंट 1 एम्पियर हो जाए, तो क्या होगा, ये भी 1 ये भी 1, अरे तो आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट पर एम्पियर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा,
1 वोल्ट पर एम्पियर, और क्या आ जाएगा 1 ओम, 1 ओम आ गया। तो अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ रहा है कि डिफाइन 1 ओम, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? अब आप मैं बोलूंगा, आप देखो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट, इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट when the potential difference of 1 volt is applied। कितना आसान है। आपने कहा एक कंडक्टर है, उसकी, ये कंडक्टर है, उससे जो आपने बैटरी या सेल लगाया उसका वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है, या वोल्ट कितना, 1 वोल्ट, पोटेंशियल उसका 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट की बैटरी को किसी कंडक्टर से लगा दिया और उस 1 वोल्ट की बैटरी ने इस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर दिया। 1 वोल्ट की बैटरी ने इस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो कर दिया तो हम बोलेंगे इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओम है। समझा? ये बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 ampere of current flows through it when the potential difference of 1 volt is applied across the conductor। बस समझ आया? across the conductor। ठीक, ये हो गई आपकी 1 ओम की डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाए, इसका एक ग्राफ बनाएंगे। इस चैप्टर में कुछ ग्राफ है, उनको भी मैं साथ में आपको बताता जाऊंगा। बड़ा आसान सा यार चैप्टर है, क्या है, कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा है, देखते देखते याद हो जा रहा है सब डेफिनेशन। ऐसे सोचते रहना, ठीक है, बस कुछ नहीं है, डेरिवेशन तो बस घोट जाएंगे, पी जाएंगे, क्या करें। ग्राफ रहा कुछ नहीं, देखो ऐसे नहीं, ये हॉरिजेंटल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन V को, पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है और वर्टिकल लाइन करंट को। ठीक है, ऐसा करते हैं, देखो दोनों तरीके से बना हो सकता है V और I। इतना क्लियर हो गया। अब क्या होता है, हमने ऐसे करके एक लाइन बनाया, तो V और I में कैसा रिलेशन है, V और I में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जब भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऐसे कर्व बनती नहीं बनती। तो ये VI ग्राफ हो गया किसका, ये ओम्स लॉ के केस में VI ग्राफ हो गया। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा भी बना होता है, देखो मैं बता, दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, दोनों तरीके से, दोनों के जितनी पॉसिबिलिटी है सब बताएंगे। अब V यहां बना दिया और I यहां बना, ऐसा ही बना देते भाई, ये भी सही है तो इसमें कैसे बन जाएगा, ऐसा बना है तो ऐसा, इतना बना दिया। बात समझ में आया? एक चीज ध्यान रखना, ग्राफ में जो हॉरिजेंटल एक्सिस बनाओगे, वर्टिकल एक्सिस बनाओगे, तो ये जो बीच वाली लाइन है ना, ये जो लाइन है ये कभी भी इस एक्स एक्सिस से आगे नहीं जाना चाहिए और वाई एक्सिस से ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इधर बनाया इसको ऐसे बना दिया, ये इस रेंज से बाहर निकल गई। आपको इसको इस रेंज, इसके अंदर रखना, ऐसे करके बनाया तो उसके अंदर ही रहना जहां तक भी लाइन बना रहा। तो ये जो ग्राफ है ऐसे भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जा सकता है, दोनों तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, और उसका रीज़न भी है कि इस ऐसे, वैसे तो एक्चुअल में तो यही सही है, लेकिन इस तरीके से क्यों बनाते हैं उसका भी रीज़न है, मैं अभी बता दूंगा आपको। देखो अब क्या करना है आपको, अब इसमें एक चीज़ देखिए, अब हम ये वाला बनाएंगे। आपने बनाया ये VI ग्राफ, फिर से भी बना रहे हैं VI, ये बना लिया आपने V और I ग्राफ। ठीक है, दिस वन इज द V एंड दिस वन इज द I। ये आपका करंट होगा। ठीक है, ये वोल्टेज है, करंट या पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना, वर्टिकल एक्सिस, नीचे करंट। अब आपने क्या करना है, आपने इस लाइन का स्लोप निकालना है।
स्लोप ऑफ द लाइन। तो एक चीज आप ध्यान रखो, अगर आपने मैथ से पढ़ा, अगर ये ऐसी लाइन बनी है तो इसमें आप कितने ही पॉइंट बना दो। मैं यहाँ पे अभी डेरिवेशन कराऊंगा छोटा सा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग बना के दिखा दे रहा हूँ दोबारा से। ये आपने आई बनाया, क्यों मैं इसे रब कर दूंगा ऐसे, ये बनाया। अब आप इस पॉइंट इतने पार्ट का स्लोप निकालो, ये स्लोप, ये थीटा, या ऐसे करके ये स्लोप, ये थीटा, θ1 θ2, तो ऐसे करके जितने भी पार्ट के, यानी कि ए बी सी डी, ऐसे स्लोप निकालते जाओगे। ए बी का स्लोप, सी डी का स्लोप, ऐसे करके ई एफ का स्लोप, ऐसे वो सारा हर एक पार्ट का स्लोप बराबर आएगा। स्लोप बराबर आएगा, क्यों आएगा बराबर, उसको समझो। वो स्लोप इसलिए बराबर आएगा, आप ऐसे समझो, ये जो ऐसे करके आपने लाइन बनाया और ये ऐसे करके, बात समझ इस तरीके से, ये सारी लाइन पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये एंगल ऐसे जितने भी एंगल बनेंगे ना, ये सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, θ1 θ2 θ3, तो सब बराबर हो। इस कंडीशन में अगर ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है और उसका हम ऐसा स्लोप निकालें, तो किसी भी पार्ट का स्लोप निकालेंगे वो स्लोप बराबर ही आएगा। अब ये क्यों बता रहे हैं स्लोप बराबर आएगा, तो स्लोप से क्या फायदा होगा वो अभी बताता हूँ, ठीक है। आप एक एक चीज समझते आओ, कभी टेंशन ना लो। देखो ये नहीं सोचने कि अरे यार इतनी चीज बता, धीरे धीरे करना तो है, क्या करा जाए सिलेबस में। अब हमने क्या करा, यहाँ पर हमने यहाँ पर स्लोप लिया, तो हमने 2 पॉइंट ले लिए, ऐसे करके 2 पॉइंट आपने ले लेना। तो हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसको बना देता हूँ मैं, इसको ऐसे डार्क बना दिया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये हमारा ए पॉइंट हो गया। तो मैंने यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो I1 हो गया, और ये जो यहां से मिला दिया ये हो गया I2। ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि ए पॉइंट के लिए करंट की वैल्यू I1, बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू I2, यानी कि बी पॉइंट के लिए करंट की वैल्यू I2। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब यही है। ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज V1, यानी ए पॉइंट के लिए वोल्टेज V1, बी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज V2, ठीक है। ये हो गया यार, एक नीचे बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं। अब ये बना थीटा, और ये ए बी और ये सी हो गया। अब बात समझना, बी से लेकर यहां तक, इस पॉइंट तक का, इसको मैं ले रहा हूं, इस पॉइंट को ले रहा हूं एम, और इसको ले रहा हूं एन, ठीक है। बी से लेकर एन तक की जो लेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं V2 से। ये V2, ये इतना V2 है वर्टिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये V2। और A से लेकर M तक की जो लेंथ है उसको V1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे तो V0 है ना, यहाँ पे तो V भी 0 है और यहाँ पर I भी 0 है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचे, यानी इतनी हाइट किसके बराबर है, V1 के बराबर, और इतनी V2। तो इस V2 में से अगर ये V1 माइनस कर दोगे तो इतना आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, ये आ जाएगा। BC किसके बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो गया, ये V2 माइनस V1 किसके बराबर है, BC। BC इसके बराबर है, और ये AC किसके बराबर है, यहाँ से यहाँ तक I2 और यहाँ से यहाँ तक I1। तो I2 में से I1 माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि MN किसके बराबर है, I2 माइनस I1। बात समझ, MN या AC, बात तो एक ही है, इसको AC लिख देते हैं, इसको और क्लियर हो जाएगा, AC लिख दो, हटाओ, AC और MN बराबर है। अब आपको क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो आपने क्या किया, लिखा स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन किसके बराबर, स्लोप निकालना होता है किसी लाइन का तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, याद रखो। किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, याद रखना हमेशा, किसी लाइन का स्लोप लगाए tan थीटा। अब tan थीटा इस ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल भी लिख देता हूं यहाँ, इन ट्राइंगल कर दो, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC। तो अब tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि BC, ठीक है, और परपेंडिकुलर पर बेस होता है AC, ठीक है। तो BC किसके बराबर है, V2 माइनस V1,
अपॉन AC किसके बराबर है, वहां देखो I2 माइनस I1, ठीक है। अब वोल्टेज में चेंज आ रहा है, V2 माइनस V1 चेंज इन वोल्टेज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक चीज समझना, V2 माइनस V1 है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा V चेंज इन वोल्टेज, डेल्टा I ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा I चेंज इन करंट। अब वोल्टेज अपन करंट किसके बराबर होता है भाई, किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर। जब ये रेजिस्टेंस के बराबर हो गया तो स्लोप ऑफ द लाइन या स्लोप ऑफ द लाइन, और क्या लिख सकते हैं, और स्लोप ऑफ VT तो VI ग्राफ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ VI ग्राफ किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर, स्लोप ऑफ VI। अब आपको लग रहा होगा अरे यार इतना किचड़ पिचड़ ये इतना लिख दिया, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ को लग रहा है, कुछ को समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं बोला, कुछ को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कुछ को लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तब तो टेंशन लेने उसका मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। जिसको लग रहा है ये बड़ा झंझट है, ये कौन इतना क्या करेगा ये, तो आप ये याद रखो कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ रेजिस्टेंस के बराबर होता है, उनके लिए समझ लो। स्लोप ऑफ VT ग्राफ किसके बराबर हो गया, रेजिस्टेंस के बराबर। तो अब बोले इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला, अब आते सीधा क्वेश्चन पर, हमने बनाया I और बना दिया V, ठीक है, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान। दो लाइन बनाई A और B, कहा VI ग्राफ दो कंडक्टर्स का बनाया है, एक कंडक्टर A है एक B है, बताओ किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो अभी इस कहानी से क्या समझे, किसी लाइन का स्लोप रेजिस्टेंस, यानी कि VI ग्राफ का स्लोप क्या बताता, रेजिस्टेंस बताता। तो इसमें स्लोप किसका ज्यादा है, इस वाले का, इस वाले का। देखो अगर यहां बनना 30 डिग्री एंगल फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं बोलो, तो यहां कितना बना उससे ज्यादा, जितना बना 60 मान लो, तो यहां पे इस लाइन का स्लोप ज्यादा है। वैसे भी समझ लो, यहां से बच्चा बिठाया ये फिसलेगा, यहां बच्चा बिठाया ये फिसलेगा, अरे ये तो बहुत तेज फिसलता हुआ आएगा नीचे, ये तो थोड़ा कम है स्लोप, और नीचे कर दोगे ऐसे कर दोगे तो और कम स्लोप, या सीधा कर दोगे तो स्लोप ही नहीं रहेगा। तो B कंडक्टर का स्लोप ज्यादा है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर A, ये बता रहे हैं, इससे पता चला। तो अगर आपको कुछ ये तार याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप ये याद रखना कि VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस बताता है। आपसे ऐसा पूछ लेते, क्वेश्चन पूछ लेते कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ VI ग्राफ रिप्रेजेंट, तो बताना रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, उस मटेरियल की रेजिस्टेंस की बात करें। समझा नहीं है? तो ये आपको समझ में आया कि VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस बताता है, इसीलिए हमने ये करवाया था इस तरीके से, ठीक। अच्छा एक चीज समझ लेना, इसमें मैं आपको बच्चों एक पॉइंट और बताता हूँ, आप नोट कर लो, उसको थोड़ा पॉज कर लो, नोट कर लो, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अब क्या होता है, इस थोड़ा सा पॉइंट समझ, अब वो क्वेश्चन कैसे घुमा दे। आपने तो देखा कि भाई हमने कहा कि VI ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। अब उन्होंने क्या करा, ऐसे बना, अब अगर V यहां ले लिया, बात समझना, और I यहां ले लिया, V यहां ले लिया और I यहां ले लिया, अब उन्होंने ऐसा बनाया बिल्कुल सेम, A और B ऐसे बना दिया। अब उन्होंने कहा इसमें बताओ, इसमें तो आपने बता दिया, तो उन्होंने कहा इसमें बताओ रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, VI ग्राफ बनाया। अब जो है रेजिस्टेंस ऑफ A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ B। अरे आपको लग रहा अब तो जो उल्टा हो गया, बिल्कुल देखो ये जो एक्सिस है, ये अभी हमने क्या करा, वर्टिकल एक्सिस को, वर्टिकल एक्सिस जो होता है पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस करंट। अगर आप एक्सिस चेंज कर दोगे तो ये हो जाएगा कि जिसका स्लोप कम होगा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस कम। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसका भी मैं क्या और तरीका बताया था। अब याद कैसे रखना, बात तो गेम तो है याद करना, लास्ट में कैसे याद रहे, तक खिचपिच चल रहा है यहाँ, कभी उसका ज़्यादा हो जा रहा है, स्लोप ज़्यादा हो जा रहा है किसी का, तब रेजिस्टेंस ज़्यादा, कभी कम हो जा रहा है। आप ये याद रखना कि VI ग्राफ में
दो जो अंदर लाइन बनाएंगे, अगर दो, एक बनाया तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो कंपेयर करने को पूछेगा ही नहीं, वो तो पूछेगा वी आई ग्राफ स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो दो बना दी तो जो लाइन इस V वाली एक्सिस यानी कि वोल्टेज वाली एक्सिस के पास होगी उसी की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। अब जैसे यहां देखो एक ए है बी है, तो भाई ए लाइन इसके पास है ना, एज वो सॉरी ए और बी है, ये बी वाली लाइन इस वर्टिकल वाली एक्सिस के पास है ना एज कम्पेयर टू ए। भाई ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर, तो इससे इसके बीच में डिस्टेंस कम है और यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब जब ने ऐसा बना दिया तो अब ये वाली लाइन इसके पास है, ये वाली इससे दूर है। अब देखो इधर से इधर डिस्टेंस, ये यहाँ से मान लो इतना डिस्टेंस, तो इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। तो जो लाइन पोटेंशियल वाली एक्सिस के पास होगी, चाहे ऐसे केस में चाहे, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। ये तरीका, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। जिस तरीके से मैंने आपको ये अभी प्रूफ करके दिखाया, इसी तरीके से अगर मैं V यहाँ ले लूँ और I यहाँ ले लूँ, V यहाँ ले लूँ, I यहाँ ले लूँ, तो जो स्लोप आएगा वो बता रहा हूँ, वो अभी करके नहीं दिखाना। स्लोप जो आएगा लाइन का वो रेसिप्रोकल में आ जाएगा रेजिस्टेंस के। अगर मैं ये एक्सिस, अभी क्या था, स्लोप ऑफ द लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के बराबर आया था, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। और अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूं, इसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा डायग्राम बनाऊं और फिर इसमें V लूं, I लूं, तो स्लोप ऑफ द लाइन इक्वल्स टू 1/r आ जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा, आप खुद सोचो, मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लोप ऑफ द लाइन आएगा, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन अगर आ गया 1/r, तो इसका मतलब क्या होगा, जितना स्लोप कम उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना स्लोप कम उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर स्लोप ऑफ द लाइन रेसिप्रोकल, तो जब इसको करते हैं तो वो इसी तरीके से आता है, तो उसको करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया। जो क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि वी आई ग्राफ दे देते हैं, आपको बोलते हैं कि बताओ इन दो कंडक्टर्स में से रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा हो। तो मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में है, बड़े टॉपिक, छोटा टॉपिक, किसी भी टाइप कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगती है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। आप भरोसा रखें, मैं उस पर बहुत जल्दी से एक वीडियो बना दूंगा, आप उसे देख लेना। आपके लिए वो उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल होगा। तो कमेंट जरूर करें और लाइक ज़रूर करें अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, ठीक है। और तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और मेहनत कभी बेकार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहें, ठीक है। कर्म करें, फल की चिंता ना करें। गीता में उपदेश देखे हमने, कर्म करते रहे फल की, वही चीज़ है, बात सही। आप करते रहे, वर्क करते रहे, अब नहीं करें यार, सोचते रहो अरे यार ये पढ़ेंगे ऐसे होगा वैसे होगा, नंबर कितने आएंगे, ये दिमाग को डिस्टर्ब करेंगे। अरे नंबर आएंगे तब आएंगे, नंबर अभी थोड़ी आ रहे, नंबर बोर्ड का एग्जाम होगा तब आएंगे। अभी टेंशन अभी से लेना शुरू की कितने आएंगे, ये नहीं करो। अरे करा क्या, अभी क्या करा, अभी कुछ किया नहीं। तो ये प्लानिंग छोड़ो कि नंबर कितने, आप पढ़ो और डेली पढ़ा करो, डेली थोड़ी देर पढ़ो। ज़्यादा देर में नहीं बोल रहा हूँ, आप थोड़ी देर, आप एक ये रूटीन बनाओ कि मुझे हर दिन 40 मिनट 45 मिनट केमिस्ट्री पढ़ना, 45 मिनट मैथ्स पढ़ना, 45 मिनट बायो, जो भी आपको PCM या PCB आपको सब पढ़ना, तीनों सब्जेक्ट मुझे डेली, ये तीन तो डेली पढ़ना। और बीच बीच में अपना जो बाकी 2 सब्जेक्ट हैं उनको भी देखते आना साथ कभी कभी। तो उससे क्या होगा, डेली से क्या रहेगा, आप पर एक लोड रहेगा। आपको जो टीचर कराते हैं रोज का रोज रिवाइज करना, ये करना। ये नहीं कि छोड़ दे रहा, पता चला अरे 2 महीने और ये कर डंप होते होते इतना डंप होकर देखा, इतना सारा आप पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, अब दिमाग खराब हो रहा, तो वो नहीं करना। मैं आपको डेली कराता हूँ, जो है आप डेली का डेली रिवाइज करो, डेली का डेली रिवाइज करोगे, लास्ट में आपको कोई टेंशन नहीं, आपका पूरा सिलेबस टाइम पर खत्म हो जाएगा। और लास्ट नाइट बेस्ट फाइट के चक्कर में मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी मत रहना, ये कुछ नहीं होता है। लास्ट नाइट बेस्ट फाइट सिर्फ फाइट ही फाइट होती है, कहते हैं अपनी जान बचाने, कैसे ही पास हो जाए, जस्ट पास, बस वही पोजीशन रहती है, कुछ नहीं आता। इसलिए आप पूरी साल मेहनत करें,
लगातार पढ़े, बहुत ज़्यादा एफर्ट में नहीं कह रहा हूँ कि आप 12 1 2 बजे थोड़ा थोड़ा पढ़ते, मगर डेली पढ़ें। आप रूटीन बना के रखें कि मुझे डेली पढ़ना है, चाहे मैं आधा घंटा पढ़ूंगा हर सब्जेक्ट, लेकिन पढ़ूंगा मैं डेली। ये चीज़ बनाएं। बाकी मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ, आप पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे।